नमस्कार, आप देख रहे हैं मुकाबला। मैं हूं संकेत उपाध्याय। अब 3 हफ्ते हो आए हैं और नहीं एनडीटीवी इंडिया पर हम नहीं भूले हैं कि नफरत गैंग अभी तक आजाद है। हरिद्वार में धर्म संसद के एक मंच से समुदाय विशेष को नस्तनाबूद कर देने की बात, पहले हफ्ते के बाद कोई कार्रवाई जब नहीं हुई तो खुद पुलिस के पास इस नफरत गैंग का जाना और यह कहना कि ये तो हमारे साथ ही, फिर कोई कार्रवाई ना होना। दूसरे हफ्ते के बाद रायपुर में नफरत फैलाते कालीचरण की गिरफ्तारी हो जाना, लेकिन फिर भी हरिद्वार के मुजरिम दीपक त्यागी उर्फ नरसिंहानंद और बाकी और लोग, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना होना। और अब 3 हफ्ते बाद नरसिंहानंद और बाकियों का विरोध प्रदर्शन कि वो कितने नाराज हैं, यह कहते हुए कि हमारे खिलाफ एफआईआर और एसआईटी कर दी, इसको हटाइए। अब यह राजनीतिक संरक्षण का प्रतीक नहीं है तो और क्या है? नफरत के खिलाफ एक्शन लेने से क्यों डर रही है उत्तराखंड की पुलिस? क्या चुनाव में लाभ लेना चाहती है नफरतियों को संरक्षण देकर? आज का मुकाबला इसी पर है। कब खत्म होगा नफरत का राजनीतिक संरक्षण और कब गिरफ्तार होगी ये नफरती गैंग? मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम प्रकाश जाटव नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, आलोक शर्मा प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, और आचार्य चेतन शर्मा धर्मगुरु। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले यह बताना चाहता हूं, कार्यक्रम की शुरुआत में हमारा फॉर्मेट जिसमें सारे वक्ताओं को 1 मिनट का वक्त मिलता है अपना शुरुआती वक्तव्य रखने के लिए। डीजीपी विक्रम सिंह, आपका 1 मिनट शुरू होता है अब। संकेत जी नमस्कार। आपको मैं बधाई देना चाहूंगा कि आप इकलौते एडिटर हैं और एनडीटीवी इकलौता चैनल है जिसने कि इस प्रकरण को इतने गंभीरता पूर्वक लिया है। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहां इच्छा हो वहां राह है, लेकिन यहां पर न इच्छा है और इसलिए कोई राह भी नहीं है। और दुस्साहस तो देखिए कि अब आरोपी ही आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनके खिलाफ एफआईआर क्यों होगी। क्या उनको कोई डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है? कोई उन्हें अभयदान मिला हुआ है? मैं तो उम्मीद करता था और कालांतर में बताऊंगा कि क्या कार्य हो सकती थी और क्यों नहीं हुई। ये यक्ष प्रश्न है और इसका उत्तर तो वहां का शासन प्रशासन ही और सरकार दे सकती है। लेकिन ये बड़ी भयावह स्थिति है संकेत जी कि हम समाज को बांट करके इस नफरत की आधारशिला के ऊपर निर्वाचन और उसमें छोटे मोटे अपने लाभ, आई मे विन और लूज, माय कंट्री शुड नॉट लूज। संकेत जी। जी, श्याम प्रकाश जाटव, आपका शुरुआती वक्तव्य। जिस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ और इसको पूरी तरीके से हम लोग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ विवादित बयान दिए गए हैं। उनको किसी भी सूरत में समाज बांटने के आशय और उद्देश्य से बिल्कुल भी जो है उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से बयान दिए गए हैं और उन पर उचित कार्रवाई करने की आवश्यकता है। समय रहते पुलिस प्रशासन को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। किसी को कोई अधिकार नहीं है कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आपस में एक दूसरे के बीच में वैमनस्यता पैदा करना। ये देश जो है वो सभी का है। इस 130 करोड़ आबादी के इस देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सबको साथ रहना है, एक दूसरे को सम्मान देते हुए रहना है। एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी करना, एक दूसरे को गलत बोलना, ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। सभ्य समाज में इसका कोई स्थान नहीं है। हम अपने धर्म को माने मगर दूसरे धर्म का भी हम सम्मान करें। ठीक है, लेकिन ये इसमें जो सवाल आपसे पूछा जाना है वो ये है कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है और इतना समय लगा देना, 3 हफ्ते लगा देना, ये राजनीतिक संरक्षण नहीं है तो और क्या है? इस पर आपका जवाब मैं लूंगा। आलोक शर्मा, मैं आपके पास आना चाहता हूं, आपका 1 मिनट। संकेत जी, पूरी तरह से ये बीजेपी का प्रायोजित कार्यक्रम रहता, प्लान्ड और सीक्वेंस वे में बीजेपी ने इस तरह के पिट्ठू पाल रखे हैं जो भगवा रंग में भेड़िए हैं और वो बीजेपी के लिए चुनाव आते ही सक्रिय हो जाते हैं और बीजेपी और तमाम इनके नेता मौन स्वीकृति देते हैं इनको। आप देखिए कि जो हरिद्वार के अंदर जिस तरह की घटना घटी उसमें कई लोग ऐसे थे जिनके 2 मुख्यमंत्री पैर छूते हुए देखे गए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी। जब मुख्यमंत्री लेवल के लोग ऐसे भेड़ियों के पैर छूते हुए नजर आते हैं तो वो कहां से कार्रवाई होगी और क्यों होगी? आप देखिए, रायपुर में था तो रायपुर में उस भेड़िए को अंदर जेल के डाला गया और पुलिस रिमांड पर भी लिया गया।
लेकिन जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, बीजेपी का पूरा संरक्षण है और मौन स्वीकृति है, इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं होती। जी, डॉक्टर नीति एस शर्मा, आप राष्ट्रीय संयुक्त सचिव हैं सर्व ब्राह्मण महासभा की, आप भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैं आपसे थोड़ी देर में आपके पास वापस आऊंगा, लेकिन आचार्य चेतन शर्मा, आपका शुरुआती वक्तव्य, नफरती गैंग के खिलाफ कार्रवाई अब तक क्यों नहीं? देखिए, नफरती गैंग और जिस तरीके से ये घटनाक्रम घट रहा है पिछले 1 महीने से, ये एक तरीके से काफी निंदनीय है। और 21वीं सदी का भारत या नया भारत हमें बनाना है, तो ऐसी घटनाएं जो हो रही है, ये हम इनको लेकर आगे अपने डेवलपमेंट, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो चाहे धार्मिक रूप से हो, ये विकास नहीं हो सकता है। इसमें कोई किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। इन घटनाओं से ऐसा लगता है कि अभी तक सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक तौर पर परिपक्व नहीं हुए हैं। हमारी जो देश की जनता है वो एक तरीके से धर्मगुरुओं और राजनीतिज्ञों के दुष्प्रभाव में एक तरीके से आ चुकी है। और जब तक जनता जागरूक नहीं होगी कि उनके राजनीतिक अधिकार क्या है, उनके सामाजिक अधिकार क्या है और उनकी धार्मिक चेतना को बढ़ाने के लिए उनको क्या आवश्यकता है, तब तक ही ये घटनाएं हो जाएगी। अब चुनाव चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इस चुनाव के दरमियान किसी धार्मिक नेता या किसी, चाहे वो किसी संगठन से हो, इस तरह की कोई कार्रवाई की कोई उम्मीद की जा सकती है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ही स्वतः संज्ञान लेकर इसमें कुछ कर सकता है तो कर सकता है, बिल्कुल, वरना तो जी। ये जो हताशा आपने आखिरी में जाहिर की, शायद यही देश की भी हताशा है कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। आपका ये कहना है कि अदालती कार्रवाई हो। ये मामला अदालत में भी गया है और बहुत वरिष्ठ वकील और बड़े बड़े लोगों ने अदालत को ये गुहार लगाई है कि इसमें कार्रवाई हो, लेकिन फिर वहीं से न्याय मिलने की उम्मीद है। जी डॉक्टर शर्मा, मैं अब आपके पास आना चाहता हूं। आपसे सवाल यही है कि एक तो इस तरीके के बोलना, नफरत फैलाना, खुलेआम मरने मारने की बात करना, मुस्लिम समुदाय के लोगों को मार डालने की बात करना, गिरफ्तारी तो छोड़िए, पहले हफ्ते पुलिस वाले दिखते हैं इनके साथ, जिसमें ये नरसिंहानंद जो है वो पुलिस के कंधे पे हाथ रख के कहते हैं कि ये तो हमारे ही साथ है। दूसरे हफ्ते भी कोई कार्रवाई नहीं होती और अब जो है एक प्रतिकार सभा होने वाली है कि ये एफआईआर वापस ली जाए और ये एसआईटी हटाई जाए। ये राजनीतिक संरक्षण का प्रतीक नहीं है तो और क्या है? देखिए सर, आप एक सब चीज को हम सबको समझने की आवश्यकता है कि संसार में अगर सबसे बड़ा कोई धर्म है तो उस धर्म का नाम मानवता है। और अगर भारतवर्ष में कोई धर्म है तो उसका नाम है भारतीयता, जो सनातन संस्कृति का पर्यायवाची है। ये धर्म हमको सारे ही धर्मों के पंथों के प्रति सद्भावना, प्रेम, स्नेह, हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए, जितने भी हम अलग अलग हम मंचों पे या अलग अलग हम प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, कोई भी पृष्ठभूमि से खड़े होते हैं, तो सबसे पहले लक्ष्य होना चाहिए कि भारत का विकास कैसे हो, देश का विकास कैसे हो, राष्ट्र के हित में क्या बात हो। ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिक्स, मीडिया और राजनीति, ये 4 स्तंभ है हमारे देश के। अगर कोई भी इसका दुरुपयोग करता है, कोई भी व्यक्ति विशेष, उसमें सारे समुदाय में एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही लाइन पे कंसिडर करती हूं। कोई भी व्यक्ति विशेष अगर भारत की अखंडता को, असमानता को, द्वेष को, नफरत के भाव को अगर उसको वो उत्तेजित करता है, ऐसे भड़काऊ भाषण देता है, तो वो कहीं से भी हमको कहीं से भी उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिलनी चाहिए। जी ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं अभी रुक रहा हूं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो ये चर्चा जारी रखेंगे और सवाल हमारा यही है कि इनके खिलाफ इन्होंने जो बोला वो बोला, घिनौनी बात, नफरत फैलाई, लेकिन कार्रवाई 3 हफ्ते तक ना होना, यह राजनीतिक संरक्षण का प्रतीक है या नहीं? मुकाबला जारी रहेगा। मुकाबला के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। मैं श्याम प्रकाश जाटव जी आपके पास आना चाहता हूं। आप मुझे यह बताइए, यह हौसला यति नरसिंहानंद और बाकी लोगों को जो मिल रहा है कि वो 16 जनवरी को प्रतिकार सभा रखने वाले हैं धर्म संसद के एकदम बाद, ये कहते हुए कि हमारे खिलाफ एफआईआर हटाओ, एसआईटी हटाओ, आपको नहीं लगता है कि अगर समय पर गिरफ्तारी हो जाती तो इतने हौसले बुलंद नहीं होते?
3 हफ्ते तक आपकी सरकार और आपकी पुलिस क्या कर रही है? इतना क्या टाइम लग रहा है भाई? इसमें ये देखने की आवश्यकता है कि उनके खिलाफ जो एफआईआर हुई है वो किन धाराओं में हुई है, उसमें उनकी गिरफ्तारी करने का किस तरीके से कानूनन क्या प्रावधान है, इनफैक्ट क्या है। सवाल मैं आपसे पूछ देता हूं, किन धाराओं में आपने उनको, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत ही हल्की धाराओं में आपने मामला दर्ज किया हो कि जिसमें ना गिरफ्तारी हो सकती है ना कुछ? मैं आपकी बात से सहमत हूं कि उसमें शायद वो धाराएं नहीं है, अदरवाइज इनको किसी भी सूरत में। जाटव जी क्यों नहीं है? जैसे एक सेकंड, मैं आपसे आपके पास वापस आऊंगा। डीजीपी विक्रम सिंह, ये जो मामला है हरिद्वार का, इसमें कौन कौन सी धाराएं लगनी चाहिए और कितनी जल्दी कार्रवाई हो सकती है? आप बताइए, पुलिस आपसे बेहतर और कोई नहीं बता पाएगा। मैं 3 धाराएं बता रहा हूं, धारा 295A, 153A, धारा 110 CRPC। ये क्या क्या होती है वो भी बताते हैं आप दर्शकों के लिए। भड़काऊ भाषण करने के लिए 295A, 153A किसी की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाना, अपमानजनक बातें कर देना, 110 क्योंकि बैड और पुराने आपराधिक इतिहास को लेकर के पाबंद कर देना। और देखिए कहा जाता है थाने में, ये आईपीसी में 512 धाराएं हैं, अगर किसी के ऊपर भी फेंक दिया जाए तो 10-15 धाराएं अपने आप चिपक जाती हैं। मैं केवल 3-4 धाराएं बता रहा हूं, मैं थाना अध्यक्ष की भाषा नहीं बोल रहा हूं, न्याय संगत बातें कह रहा हूं। इसके अलावा मैंने एनएसए की बात अभी नहीं की है। उपधारा 1 क्योंकि अगर मेरा विकल्प होता, उपधारा 1 क्योंकि लोक व्यवस्था पब्लिक ऑर्डर भंग हो रहा है, रासुका में उपधारा 1 के अंतर्गत निरुद्ध करना, साल भर इसमें जाते हैं। इसके अलावा अगर एक्ट, आपको लगता है ये रासुका का मामला में है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, इसमें लग एनएसए बना ही इसीलिए है, संकेत जी, एनएसए बना ही इसीलिए है। और हम लोगों ने, ये मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा हूं, मैंने कम से कम सैकड़ों केसेस एनएसए के इसी में दिए हैं जो आग लगाने की बात करते हैं, नरसंहार की बातें करते हैं, इस तरह की। और जाटव जी के ओजस्वी वक्तव्य के बाद मैं बहुत आशान्वित हूं कि कम से कम जो चीज हम लोग कर चुके हैं, उत्तराखंड में एज एसएसपी नैनीताल हमने किया है, एज एसएसपी कानपुर किया है और एज डीजीपी हमने किया है। आपको ये अस्त्र शस्त्र दिए गए हैं, लेकिन अगर हम उनमें बिल्कुल कल पुर्जों को शांत करके रखे तो बात बनने वाली नहीं है। जो आपके पास कानून आपको सामर्थ्य देता है, जो अख्तियारात देता है, उसका सदुपयोग मैं आपसे अब ये वापस, जाटव जी आपने सुन लिया, पुलिस के आला अधिकारी ने सारे कानून गिना दिए, अब ये कानून आपने लगाए नहीं, उसके बाद आपने 3 हफ्ते का समय और ले लिया जांच में, एसआईटी, एफआईआर, ये प्रक्रिया का नाम लेकर के, और उसके बाद 3 हफ्ते तक कोई एक्शन ना लेना। सवाल बीजेपी से क्यों ना पूछे जाएं, आपके प्रशासन से क्यों ना पूछे जाएं? इसी वजह से तो हौसले बुलंद हो रहे हैं कि 16 जनवरी को वो एक प्रतिकार सभा रखेंगे। किस बात का प्रतिकार भाई? इसमें देखो, एक चीज समझने की आवश्यकता है कि जहां पुलिस प्रशासन ने कोई लापरवाही की है तो ऐसे मसले में उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूं कि इस पर भी उनके सीनियर अधिकारी जो है वो इस चीज के ऊपर भी ध्यान देंगे, और जो लापरवाही इन सारी धाराओं में अगर वो मामला दर्ज किया गया है, एफआईआर की गई है, तो लोगों को क्यों अरेस्ट नहीं किया गया है? अगर मगर नहीं है, ये साफ है, ये वीडियो में है, इसमें अगर मगर की गुंजाइश ही नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूं हल्की धाराएं क्यों लगाई गई? और दूसरी चीज, 3 हफ्ते चुनाव में घाटा हो जाएगा इसलिए क्या कि कहीं घाटा भारतीय जनता पार्टी को क्यों होगा? घाटा तो कांग्रेस को भी होगा। कांग्रेस में क्या भगवाधारी नहीं? और आपको ये कैसे कह सकते हैं कि ये जो लोग हैं ये भाजपाई हैं? ये भाजपाई नहीं है। तो ले लीजिए फिर एक्शन। भाजपा का या आरएसएस का कोई भी व्यक्ति तो ले लीजिए ना एक्शन। राष्ट्रवादी है, यति नरसिंहानंद जो हैं वो नॉन ऑफेंडर है, नफरत फैलाने के लिए उनको एकदम उनका वर्चस्व कायम है नफरत फैलाने में, फिर भी खुलेआम घूम रहे हैं, पुलिस के कंधे पर हाथ रख के कहते हैं ये तो हमारे ही साइड है, उसके बाद प्रतिकार सभा और करेंगे। मैं वही बात कह रहा हूं कि जो गलत हुआ है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं बिल्कुल आपके साथ सहमत हूं, और जो कार्रवाई नहीं हुई है, जिन लोगों ने कार्रवाई नहीं की है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता है। कार्रवाई हो जानी चाहिए, कार्रवाई 3 हफ्ते पहले ही हो जानी चाहिए थी। आज हम 3 हफ्ते लेट हैं। आरएसएस के संरक्षण में है, किसी भी सूरत में भाजपा या आरएसएस जो है इस प्रकार की गतिविधियों को स्वीकार नहीं करती। हम लोग राष्ट्रवादी विचारधारा की बात करते हैं, जब आपकी उत्तराखंड की सरकार, ये मैं तब मानता आलोक शर्मा, मैं तब मानता जब उत्तराखंड की सरकार तुरंत एक्शन ले लेती, तब समझ में आता कि हाँ बीजेपी इसके साथ नहीं है। एक्शन ना लेना और 3 हफ्ते तक ना लेना, ये किस चीज का प्रतीक है?
संकेत भाई, पूरी तरह से राजनीतिक संरक्षण का संकेत है। जब इस तरह के लोग जिनके पैर मुख्यमंत्री छूते हों, तो पुलिस के एक अधिकारी, थाना अध्यक्ष या सीओ की हिम्मत हो सकती है कि उनके ऊपर हाथ डाले? वो तमाम लोग जो नफरत फैला रहे थे, टीवी चैनल्स पर आते हैं, अपनी बाइट देते हैं, डिबेट्स में बैठते हैं, अपने पक्ष को रख रहे हैं कि हम ही ठीक हैं, बाकी सब गलत हैं। दुर्भाग्य यह है कि जब देश के प्रधानमंत्री भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें कि हम कपड़ों से पहचान लेते हैं, हम शमशान और कब्रिस्तान की राजनीति मोदी साहब के मुंह से सुनते हैं, जब हम थोक इस विषय में कुछ ना कहे तो ज्यादा बेहतर है। मैं आ रहा हूं सर, मैं आपके किसी के बीच में नहीं बोला, मेरी आदत नहीं है बीच में बोलने की, लेकिन तो मैं किसी को नहीं बोलने दूंगा। अपराधियों को दुर्भाग्य कर दिया है। आपने अपना पक्ष रखा, हमने शांति से सुना। रुकिए, आऊंगा वापस आपके पास। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। आपने मुझे लगता है कि ये पूरी की पूरी सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, जब सरकार ही नफरत पर आधारित है, सरकार के बयान ही, आला कमान ही जब पूरी तरह से नफरत में डूबा हुआ है, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वहां की पुलिस कार्रवाई करेगी? अब आते हैं धाराओं पर। जाटव जी रुकिए, अरे जाटव जी एक सेकंड, आपने बात कह दी और बीच में नहीं बोले। अब बात आती है कि जब मुख्यमंत्री ये कहते हो, जाटव जी रुकिए, जब मुख्यमंत्री ये कहते हो कि ठोक दो, जब उनको संविधान का नहीं पता हो, जब मुख्यमंत्री अपने ऊपर की 12-13 धाराओं को हटवाने के लिए अग्रसर हो, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर ऐसी धाराएं लगी हो जो नफरत फैलाने वाली हो, तो उनसे हम उम्मीद कर सकते हैं ऐसे मुकाबला नहीं होगा। ये इस तरीके की डिबेट एनडीटीवी पर नहीं चल सकती। सब लोगों को मौका दिया गया, सब लोग अपनी अपनी बात कहें, कोई तर्क है तो उसके बाद इंतजार करें, मैं आऊंगा वापस, सबको मौका दूंगा। आलोक शर्मा, आप अपनी बात खत्म करें। देखिए, मुझे लगता है कि जब देश प्रधान, जब एक प्रांत के मुख्यमंत्री ही अपने ऊपर से धाराएं हटवाते घूम रहे हो, कि उनके ऊपर नफरत की धाराएं लगी हो, तो स्वाभाविक है कि वहां पर ऐसे लोगों को प्रेशर दिया जाएगा। पुलिस स्टेशन में जाकर वो लोग उल्टा कह रहे हैं और वो हंसकर वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही। यहां पर जाटव साहब कह रहे हैं कि उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। तो एक्शन कौन लेगा? सरकार आपकी है, नवाज शरीफ तो आके एक्शन लेंगे नहीं यहां पर। मुझे लगता है कि पूरी तरह से प्रेशर जो है वो बीजेपी का है, और चुनाव जब आते हैं तो इस तरह की सभाएं होती हैं, सीक्वेंस होता है, पूरा इवेंट मैनेज किया जाता है। हद हो गई, इस बार तो हद हो गई। और देखिए हौसले किस कदर बुलंद है कि प्रतिकार सभा और होगी, प्रतिकार सभा कि मेरे खिलाफ एफआईआर हटाओ, एसआईटी हटाओ। मैं पहले तो नफरत फैलाऊंगा, डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर नीति शर्मा, पहले तो नफरत फैलाई जाएगी और उसके बाद फिर यह बोला जाएगा कि मेरे खिलाफ धाराएं हटा दो। यहां तो आरोप यह लगना चाहिए कि धाराएं इतनी हल्की क्यों हैं और अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। आपको नहीं लगता है कि तुरंत गिरफ्तारी हो जानी चाहिए? तब तो समझ में आएगा कि कानून अपना काम कर रहा है। बिल्कुल ठीक बात है सर, कानून को हमें जुडिशरी को प्रायोरिटी देनी चाहिए, उसी के आधार पे सही गलत का निर्णय उनके ऊपर छोड़ना चाहिए। इसको पॉलिटिकल ट्विस्ट देना या किसी धर्म के प्रति हमको ट्विस्ट देना, ये हमें नहीं करना चाहिए। यहाँ पे व्यक्ति विशेष की मैं बार बार बोल रही हूँ कि उनकी व्यक्तिगत विचारधारा है, उसके ऊपर सभी लोगों का आकलन डॉक्टर शर्मा, मैं आपने बोला यहाँ पॉलिटिकल ट्विस्ट ना देना, ये बात पॉलिटिकल ट्विस्ट की नहीं है डॉक्टर शर्मा, ये बात है राजनीतिक संरक्षण के आरोपों की। जब नफरत फैलाने वाले लोगों के खिलाफ हल्की धाराएं और 3 हफ्ते तक गिरफ्तारी नहीं होगी, जो धर्म संसद जैसे एक पाक मंच का दुरुपयोग करते हैं, तब यह सवाल पूछा जाना लाजमी नहीं है कि क्यों नहीं कर रहे हैं? किस बात का डर है भाई? बिल्कुल लाजमी है, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमति रखती हूँ, बिल्कुल लाजमी है। यहाँ पे हमारी जो जितना भी जुडिशरी, मैं बार बार बोल रही हूँ, लॉ एंड ऑर्डर को एक्टिवली उसी समय एक्शन लेना चाहिए था। डिले हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई धाराएं लगी हैं जिसके अंतर्गत ये लोगों को काउंटर किया गया है। और मैं समझती हूँ जो सरकारें हैं वो अपना पूर्ण रूप से काम करेंगी यहाँ पर, लेकिन ये डिले, जो प्रतिकार की वो सभाएं लगा रहे हैं, ये अपने आप में विचलित करने वाली बातें हैं कि एक तो आप गलत काम। एक सेकंड, जब आपने डॉक्टर शर्मा ये बोला कि सरकारें अपना काम करेंगी, वो 3 हफ्ते हो गए इस बात को। यहां पर डीजीपी साहब बैठे हुए हैं जो बता रहे हैं कि ये मात्र 24 या 40 घंटे के अंदर अंदर होने वाली कार्रवाई है, ये जिस तरीके का प्रकरण है। तो इतना डिले करना ये राजनीतिक संरक्षण नहीं है तो और क्या है? फिर इसमें राजनीति की बात है ही नहीं। कर लेते कार्रवाई तो कोई राजनीति की बात नहीं करता, वाहवाही और होती कि नफरत के खिलाफ एक्शन लिया। नहीं, बिल्कुल आपके मंच पे इस बात को रखी गई है। आदरणीय डीजीपी साहब ने भी अपनी सारी धाराएं बताई हैं, उसके अंतर्गत ये एक
समाज को एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जा रहा है कि ऐसे एक्शंस को ऑन द स्पॉट इसको काउंटर करके उसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। डिले है, ये विडंबना है। संरक्षण मिला कि नहीं मिला उसकी मैं बात नहीं कह सकती, लेकिन हाँ कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों का उन्होंने जरूर इस्तेमाल किया होगा जो डिले हुआ है, लेकिन अंततः सच्चाई की ही जीत होगी और अंततः इन लोगों को जो भी द्वेष के भाव रखते हैं समाज में, जो समाज के तो हम सब मर जाएंगे अंततः का। अगर इंतजार किया तब तो बहुत देर हो जाएगी। अगर जल्दी से कार्रवाई नहीं, इसीलिए इस दुनिया में कानून है ना इस देश में। अंत में तो जैसे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था, इन दी एंड वी ऑल आर डेड। जी बिल्कुल, मैं कह रही हूं कि कानूनी डिले है, लेकिन यहाँ पे डिनायल नहीं है। यहाँ पे इन आपके जैसे मंचों के माध्यम से समाज को जागरूक कर रहे हैं हम, कानूनी व्यवस्था को भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे कि आपने डिले क्यों किया। तो किसी न किसी माध्यम से आचार्य चेतन शर्मा उसको जी, आचार्य चेतन जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप मुझे ये बताइए, आप क्यों मजबूर हुए ये बोलने को कि अब कोर्ट का ही सहारा है, उसी का आसरा है? देखिए, बिल्कुल एक तरीके से जो आजकल पृष्ठभूमि चल रही है देश में कि राजनीतिक दल जो है वो अपनी आकांक्षाओं को पूर्ति के लिए धार्मिक व्यक्तियों का सहारा ले रहे हैं, ये बड़ी एक खतरनाक स्थिति है। तो जैसे डॉक्टर शर्मा ने कहा कि अंततः कार्रवाई की जाएगी, लेट हो रही है, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। उनको संरक्षण प्राप्त है, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के द्वारा उनको संरक्षण प्राप्त है, तो आप समझते हैं कि वहां की पुलिस या वहां का प्रशासन इनके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई कर दे, ये फिलहाल तो मुझे नजर नहीं आता है। बात करी है कि धर्म संसद की, ये किस प्रकार की धर्म संसद है जो धर्म के नाम पर समाज में, देश में एक तरीके से विखंडितता पैदा कर रही है। ये तो धार्मिक लोगों को चाहिए, जो धर्म हमारे देश के प्रबुद्ध धर्म गुरुओं को चाहिए कि ऐसे व्यक्ति पर रोक लगाए। पता नहीं लगाएगी, लेकिन धर्म की और व्यक्ति की आस्था की जो है धर्म के प्रति बहुत बड़ी तरीके से पहुंच है। एक तरीके से वातावरण में जीना चाहता है और अपने माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति में लगा हुआ। हमारी भूमि ही धर्म भूमि है, इसमें कोई शक नहीं है। सनातन धर्म जो सदा रहा है सदा रहेगा, बिल्कुल। और इस बात पे हमें गर्व है कि इस धरती ने ही धर्म की स्थापना की है सनातन धर्म के रूप में, हमारे ऋषि मुनियों ने। लेकिन इस तरीके के साधु संत, ये ऐसे लगता है जैसे कोई राजनीतिक भाषण दे। नहीं, ये कोई धर्म संसद में धर्म की आस्था पे कोई चर्चा नहीं कर रहा कि हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाले, सनातन धर्म में विश्वास रखने वाले हर साधु संत, हर इंसान को आज कलेजे में उतना ही आक्रोश होना चाहिए और एक मंच बना करके सामने आना चाहिए कि ये हिंदू धर्म के पुरोधा नहीं है, ये हिंदू धर्म बिल्कुल बिल्कुल संकेत जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और ये अंतर्गोतवा होगा। आप देश की जनता को या देश के लोगों को काफी समय तक बगला के नहीं रख सकते। हम चेतना से युक्त ये भूमि है और यहाँ पर काफी प्रबुद्ध लोग और जनता वास करती है। आप देखिएगा करे ना करे, लेकिन देश के प्रबुद्ध देश के सामाजिक कार्यकर्ता हैं या देश के सामाजिक चेतना से युक्त जो लोग हैं, वो जरूर इसके खिलाफ आंदोलन। आखिरी कुछ सवाल लेना चाहता हूं। आंदोलन करना जरूरी है, आक्रोश होना जरूरी है, वरना कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई में विलंब होना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जाटव जी, आप मानते हैं कि नहीं? 3 हफ्ता को आप देर मानते हैं नहीं? ये बोलना कि कार्रवाई होगी, अब तक क्यों नहीं हुई? 3 हफ्ते पहले हो जानी थी कार्रवाई। श्याम प्रकाश जाटव। नहीं, इस बात में मैं बिल्कुल आपके साथ में सहमत हूं कि जो वहां पर जिस तरीके से भाषण दिए गए हैं उस पर कार्रवाई जो है तुरंत होनी चाहिए थी, और जो कार्रवाई नहीं हो रही है उन अधिकारियों के खिलाफ भी अधिकारी को आप मुझे बताइए। एक सेकंड जाटव जी, ये बड़ा कन्वीनियंट है ये कह देना कि अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन किसको रिपोर्ट करता है? एक सिस्टम है ना, फेडरल स्ट्रक्चर, जिसमें पुलिस रिपोर्ट करती है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को। अगर सरकार चाहे तो क्या तुरंत कार्रवाई नहीं हो सकती? आदेश, या अगर पुलिस अपना काम ही करे। आप मुझसे ये कह रहे हैं कि 3 हफ्ते तक पूरे उत्तराखंड में किसी ने सुध ही नहीं ली इस बात की कि नफरती लोग बैठे हुए हैं। हाँ, मैं बता रहा हूं ना कि इस विषय में हम इतनी जल्दी इसमें कंक्लूड नहीं कर सकते। सरकार की तरफ से भी और जो इसके अधिकारी हैं गृह मंत्रालय के और जो डीजीपी, ये लोग भी इसके ऊपर जरूर हालात में निगाह रखे हुए होंगे
और जहां कहीं कोताही जो अधिकारियों के द्वारा बरती जा रही है उनके खिलाफ कार्रवाई, मुझे लगता है कि अगर उनकी जानबूझ करके उन्होंने कई कार्रवाई में डिले कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई आप इसको कुछ अधिकारियों तक सीमित रखना चाह रहे हैं। आलोक शर्मा, आपको लगता है ये सिर्फ ये कह देना कि कुछ अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी उनको दंडित किया जाना चाहिए? जो पॉलिटिकल रिस्पॉन्स, ऐसा भी तो हो सकता है कि उन अधिकारियों को यह बोला जाए कि भाई थोड़ा देख लेना, धाराएं हल्की रखना। संकेत भाई, मैं इसी चीज को लेते हुए मैं हरिद्वार वाली घटना पे सनसनीखेज खुलासा करने वाला हूं आपके सामने। कुछ लोगों ने, कुछ साधु संतों ने, निर्मोही अखाड़ा और तमाम लोग जो थे, उनसे जो जुड़े हुए लोग थे, जयराम आश्रम और तमाम लोग, उन्होंने प्रयास किया कि हम इस तरह का खंडन करने का कि भाई ये हरिद्वार को बदनाम किया जा रहा है, इस तरह के भाषणों से सनातन धर्म को बदनाम किया जा रहा है, एक सभा करने का प्रयास किया। पुलिस प्रशासन ने उसमें इजाजत नहीं दी। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से ऐसे जो वहां पर मंत्री और विधायक हैं उनके दबाव में काम कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद अगर बीजेपी ये समझती है कि ये बातें नहीं जाएंगी, देश की जनता समझ रही है। एडीआर की रिपोर्ट देखिए, 2014 के बाद से अभी तक लगभग 600% इस तरह की जो हेट स्पीचेस हैं उसमें इजाफा हुआ है। और एक और सनसनीखेज खुलासा है कि जिस तरह के जो भी ऑफेंडर्स हैं ये सब बीजेपी शासित राज्यों में छुपते हैं। कोई खजुराहो में जाके छुपेगा, कोई हरिद्वार में कहीं पर छुपेगा, ये केवल बीजेपी शासित राज्यों में छुपते हैं जाकर, ये भी एक फैक्ट है। और बीजेपी के मध्य प्रदेश के मंत्री ये कहते हैं कि इनको अरेस्ट क्यों कर लिया, इनको यहां से महाराष्ट्र का मुंबई की पुलिस आयुक्त ने बताया कि उन तमाम तरह के इवेंट बट लगाए। उसके बाद गुड़गांव के अंदर बीजेपी पोषित तमाम समूहों ने, 500 लोगों ने इसके खिलाफ पूरी तरह से एक नारा लगाया, एक वहां पर प्रदर्शन किया संकेत भाई उनके पक्ष में आकर। तो बीजेपी का पूरी तरह से इनको हर तरह से संरक्षण प्राप्त है। इसीलिए जाटव जी का जवाब, जाटव जी का राइट टू रिप्लाई। एक सेकंड, इससे पहले कि मैं जाटव जी आपका जवाब लूं, डीजीपी विक्रम सिंह, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो बात होती है कि पुलिस अगर आजाद होकर के काम करे तो कर सकती है। आपने सारी धाराएं गिरा दी, आपने सब गिना दी, उसके बाद आपने उसमें टाइम कितना कितना लगेगा वो बता दिया। ये नहीं होना, इसका कंक्लूजन क्या है? जाटव जी कह रहे हैं कि वो जो पुलिस अफसर होगा जो कि नहीं कर रहा है उसको भी आइडेंटिफाई, चिन्हित करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि क्यों उस पुलिस अफसर, अब अगर कोई पुलिस वाला सही में अभिमानी होता, स्वाभिमानी होता और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त ना होता इन लोगों को, तो क्या वो बर्दाश्त करता कि एक आदमी नफरत फैलाने वाला कंधे पे हाथ रख करके ये बोल रहा है ये तो हमारे साइड है? संकेत जी, सत्य वचन, ये वाकई स्वाभिमानी पुलिस अधिकारी ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि उसने हलफ उठाया है अपने वर्दी की पवित्रता को और संविधान की पवित्रता को लेकर के। और इन परिस्थितियों में वो ऑटो पायलट मोड में काम करता है। सम्मानीय डॉक्टर शर्मा जी ने और जाटव जी ने बहुत अच्छी बातें कही, लेकिन जाटव जी को मैं परामर्श देना चाहूंगा कि यह काम 72 घंटे में पूर्ण हो सकता था। थाने के 6 रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जिसमें इस प्रकार की एंट्रीज की जाती हैं। और आप सबकी जानकारी के लिए, पुलिस अधिकारियों के लिए, थाना अध्यक्ष गोपनीय डायरी 1, नंबर 2 सांप्रदायिक गुंडा रजिस्टर 2, सांप्रदायिक घटना नंबर 3 और नंबर 4 अपराध रजिस्टर और नंबर 5 गुंडा रजिस्टर, इन तमाम में एंट्री करने के बाद धारा 110 और 116 3 सीआरपीसी में पाबंद कर सकते थे। 151 सीआरपीसी में वहीं मौके पे माइक के सामने से गिरफ्तार कर सकते थे। जहां इच्छा शक्ति हो तो पुलिस से कोई लड़ नहीं सकता है, लेकिन अगर हम आपके हथियार में ग्रीस लगा करके हम माल खाने में रख दें तो वही ठीक है, फिर हम भी भजन कीर्तन करें, यहां बैठ के क्या होगा, जान माल को हम अपने खतरे में डालें। ये औचित्यपूर्ण नहीं है और इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। संकेत जी जी बिल्कुल। लास्ट कमेंट ले लेते हैं। जाटव जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने सुन लिया आचार्य चेतन शर्मा क्या कह रहे हैं, आपने सुन लिया कि डॉक्टर नीति शर्मा क्या कह रही हैं, डीजीपी विक्रम सिंह तब से पूरी अपनी बात रख ही रहे हैं, और आलोक शर्मा आप एक बार को उनको पर आरोप लगा सकते हैं कि वो राजनीति की बात कर रहे हैं क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी में आपके विपक्ष हैं। लेकिन अगर आपने समय पर कार्रवाई कर ली होती तो ये सब कुछ नहीं होता और ना ही हमको यहां डिबेट करने की ये जरूरत पड़ती। संकेत जी, हमें इसमें ये जो सारा प्रकरण हुआ है इसमें यह भी देखने की आवश्यकता है कि ये लोग जो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं ये अचानक कहां से उपज करके आ गए, ये आखिर वो कौन सा एटमॉस्फेयर बनाना चाहते हैं और किसको बेनिफिट देना चाहते हैं, क्यों इस तरीके का सांप्रदायिक
ये जो माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, इसके पीछे, पर्दे के पीछे कौन लोग हैं जो इन सब चीजों को पुष्ट कर रहे हैं, ये भी देखने की आवश्यकता है। और ये सब जांच का विषय है। आपकी पुलिस, इसलिए इस कारण से इन सब चीजों में थोड़ा जांच के कारण से ये थोड़ा डिले हो जाता है। जांच आपकी, और ये हो भी रहा है, मैं समझता हूँ। कहाँ आलोक शर्मा, देखिए कौन लोग इसके पीछे हैं, साजिश क्योंकि आलोक शर्मा जी जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं, जाटव जी का कहना है कि हो सकता है कोई साजिश हो। के प्रकरण करने में माहिर है, करते ये खुद हैं और नाम लगाते ये भाजपा का। अच्छा, इन्होंने जिस तरीके से दंगे करे, आपने देखा नहीं तो फिर साफ साफ बोलिए जाटव जी, साफ साफ जहां पर भी स्थिति अभी आप कल देख रहे थे, प्रधानमंत्री जी किसका आदमी है, कांग्रेसी है। प्रधानमंत्री जी, देखिए प्रधानमंत्री जी के काफिले को रोकने वाले लोग कौन थे, और ये कांग्रेसी क्या कह रहे थे कि भाजपा के लोग वहां झंडा लेके घूम रहे थे, बीजेपी ने किया है। आप तो संकेत भाई, मैं क्लोजिंग कमेंट आपको देता हूं। ठीक है, लास्ट कमेंट, राइट टू रिप्लाई आलोक शर्मा जी का। समय खत्म हो रहा है मेरे पास। आलोक शर्मा जो है हाथ दिखाई दे मुझे रहा लगता है कि अगर किसी ने षड्यंत्र किया है और आपकी सरकारें हैं तो और भी बड़ी नाकामी। कोई षड्यंत्र करके चला गया, हमारे समाज को बांट के चला गया, एक समाज के वर्ग को नष्ट नाबूद करने की और नरसंहार करने की बात करके चला गया, और फिर वो थाने में हंस रहे हैं जाकर। आपकी मिली भगत है, षड्यंत्र भी है तो बीजेपी का षड्यंत्र है। चलिए, मेरे पास समय खत्म हो गया, समय खत्म हो गया है। डीजीपी विक्रम सिंह, डॉक्टर नीतीश शर्मा, श्याम प्रकाश जाटव, आलोक शर्मा और आचार्य चेतन शर्मा एक छोटे से ब्रेक के लिए अभी रुक रहे हैं। जाइएगा नहीं, मुकाबला जारी रहेगा। संरक्षण का आरोप लगेगा क्योंकि कार्रवाई समय पर नहीं हुई है, और अगर यह आरोप नहीं चाहिए तो कार्रवाई करिए, क्योंकि कानून के हिसाब से यह एक दंडनीय अपराध है, था और रहना चाहिए। मुकाबला जारी रहेगा। तीन धाराएं बता रहा हूं, धारा 295A, 153A, धारा 110 सीआरपीसी। ये क्या क्या होती है वो भी बताते हैं आप दर्शकों के लिए। भड़काऊ भाषण करने के लिए 295A, 153A किसी की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाना, अपमानजनक बातें कर देना, 110 क्योंकि बैड और पुराने आपराधिक इतिहास को लेकर के पाबंद कर देना। और देखिए कहा जाता है थाने में, ये आईपीसी में 512 धाराएं हैं, अगर किसी के ऊपर भी फेंक दिया जाए तो 10-15 धाराएं अपने आप चिपक जाती हैं। मैं केवल 3-4 धाराएं बता रहा हूं, मैं थाना अध्यक्ष की भाषा नहीं बोल रहा हूं, न्याय संगत बातें कह रहा हूं। इसके अलावा मैंने एनएसए की बात अभी नहीं की है। उपधारा 1 क्योंकि अगर मेरा विकल्प होता, उपधारा 1 क्योंकि लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर भंग हो रहा है रासुका में, उपधारा 1 के अंतर्गत निरुद्ध करना, साल भर इसमें जाते हैं। जो गलत हुआ है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मैं बिल्कुल आपके साथ सहमत हूं। और जो कार्रवाई नहीं हुई है, जिन लोगों ने कार्रवाई नहीं की है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता है। कार्रवाई हो जानी चाहिए, कार्रवाई 3 हफ्ते पहले ही हो जानी चाहिए थी। आज हम 3 हफ्ते लेट हैं। आरएसएस के संरक्षण में है। किसी भी सूरत में भाजपा या आरएसएस जो है इस प्रकार की गतिविधियों को स्वीकार नहीं करती। हम लोग राष्ट्रवादी विचारधारा की बात करते हैं, जब आपकी उत्तराखंड की सरकार, ये मैं तब मानता आलोक शर्मा, मैं तब मानता जब उत्तराखंड की सरकार तुरंत एक्शन ले लेती, तब समझ में आता कि हाँ बीजेपी इसके साथ नहीं है। एक्शन ना लेना और 3 हफ्ते तक ना लेना, ये किस चीज का प्रतीक है? संकेत भाई, पूरी तरह से राजनीतिक संरक्षण का संकेत है।